हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। जैसा कि बेटा आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री का सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है ये देख ही लिया होगा, और साथ ही साथ में जोलॉजी और बॉटनी का भी आपको पता चल गया होगा। अब बारी है आखिरकार किसकी? फिजिक्स की। ठीक है, कि कितना रिड्यूस हो गया है, कितना बढ़ गया है, ये बताने से पहले या ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बेटा। अगर ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ये सिर्फ कुछ बच्चों के लिए नहीं हुआ है, ये हर एक बच्चे के लिए सेम उतना ही अमाउंट ऑफ सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और आपको ये ध्यान देना है कि अगर सिलेबस मेरा रिड्यूस हो गया है तो मैं उतने ही अमाउंट ऑफ कंटेंट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिलेबस अगर थोड़ा कम कर दिया है तो डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है, प्रैक्टिस जितना है उतने को अपन को बहुत अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं सर फिजिक्स की। फिजिक्स में बताइए, हम लोग तो दिन भर से बड़े खुश हैं, डीजे वीजे लगा के नाच रहे हैं कि बाकी चीजों में इतना कम हो गया है। अब जल्दी से खुशखबरी, फिजिक्स में कितना कम हुआ है वो भी आप बता दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, ये वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और पेशेंस से सुनिएगा, क्योंकि जो चीज हट रही है वो और कहीं कहां काम आएगी, जिससे कि आपको वो चीजें वन वे और दी अदर वे तब भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। भले ही इसमें वो टॉपिक नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो कहीं और काम आ सकता है। जब मैं टॉपिक का डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका एक होल सोल अभी एक सिंपल सा एक वन लाइनर कंक्लूजन दे दूं आप लोगों को, तो कुल मिला के बात फिजिक्स के मामले में यह है कि कुछ भी नहीं बदला है। एक स्टेटमेंट ये है और इधर पे पूरा ये बात खत्म हो जाती है। अब गिनती के एक दो टॉपिक जो नहीं दिए हुए हैं वो कहां और काम आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। पर अगर चैप्टर के मामले में बात की जाए, बाकी जगह बेटा केमिस्ट्री हो, जोलॉजी, बॉटनी, वहां पे चैप्टर के चैप्टर गायब हो गए। यहां पे कोई चैप्टर गायब नहीं हुआ है आपका। एक आध टॉपिक है गिनती के चैप्टर में, वो भी इनडायरेक्टली आपके काम आने वाला है। तो बेटा सिलेबस फिजिक्स का तो कहीं से कहीं तक चेंज नहीं हुआ है। ये एक वन लाइनर है आपके लिए, आपका ज्यादा ना समय लेने के लिए। यहीं पे ये बात खत्म हो जाती है। अब इसका डिटेल डिस्कशन अपन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये बेटा हमारा क्या है, नोटिस आया है। ठीक है, 6/10 ये डेट ऑफ दी नोटिस है। कल जैसा कि बहुत हैवी लोड हो गया था, जिसके कारण हम लोग कल इसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्योंकि वेबसाइट ऑफिशियली उसमें खुल नहीं रही थी, तो डिस्कशन उस दिन हो नहीं पाया। इसलिए आज बेटा अपन लोग कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को पढ़ूंगा, एक एक टॉपिक को आपको समझाऊंगा। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहला आता है बेटा हमारी फिजिक्स एंड मेजरमेंट में हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस आ जाते हैं बेटा, और हमारा साथ ही साथ में उसके डिवाइसेस आ जाते हैं। देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, जहां पे बेटा सीजीएस, एमकेएस उनके कन्वर्जन आ जाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन आ गए। फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी में यहां पे बेटा उसके एप्लीकेशन नहीं लिखे हैं उन्होंने, पर जब फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी आ गई बेटा, यहां पे अंडरस्टूड है। अगली लाइन देखो बेटा, अब इन लोगों ने बीच में क्या ऐड कर दिया है, जो अपन बाद में टॉपिक पढ़ते हैं ना, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर एरर, ये सब है उसके अंदर। और यहां पे लिखा हुआ है डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस का, वो भी पूरा आ गया। और यहां पे आपकी क्या आ गई बेटा, एरर और उनके मेजरमेंट आ गए। अब कई बच्चे खुशी के मारे डीजे वीजे लगा के नाच लेंगे कि सर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर तो चला गया। तो उस बच्चे के मैं अरमान पे थोड़ा पानी फेर दूं और उसको ये बता दूं कि बेटा वो वाला पार्ट जो ऐड कर दिया है, उन लोगों ने अलग से आपके एक्सपेरिमेंट में ऐड कर दिया है। जहां पे आप ये पहला पॉइंट देख सकते हो, दैट इज ऑफ वर्नियर कैलिपर, एंड दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो स्क्रू गेज। तो ये खुश मत होना यार, वहां पे तो सिलेबस में लिखा नहीं है, बट दैट इज एडेड इन दी एक्सपेरिमेंट, मतलब वहां से सवाल आएगा। ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। हाँ जी सर। तो पहला बेटा यूनिट खत्म होती है आपकी। दूसरी यूनिट काइनेमेटिक्स की बात कर रहा है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पोजीशन ग्राफ, जो बेटा आप एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन सारी इस्तेमाल हो गई हैं ये वाले पार्ट में।
पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्केलर एंड वेक्टर बेटा इसी में ही ऐड कर दिया, तो वेक्टर की भी चीजें सब इसी में ही आ जाएंगी, चाहे वो वेक्टर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और यहीं पे आ गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब यूनिट 2 में भी अगर आप मुझसे मोटा मोटा सुनना चाहो तो कुछ भी नहीं बदला है यूनिट 2 में भी, सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं, फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव मोशन और ग्राफ पढ़ते हैं, फिर मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं, और मोशन इन अ प्लेन के बाद ग्राफ्स आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल भी है, सर्कुलर मोशन भी, आप यहां पे देख सकते हो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है सर। और ये बेटा इन दोनों का ही पार्ट आ गया, स्ट्रेट लाइन का भी बेटा रिलेटिव मोशन और 2 डायमेंशन का भी रिलेटिव मोशन। तो आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 में कोई भी चेंज नहीं है। बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, मोमेंटम पढ़ लिया तो सेकंड लॉ आ जाएगा। इंपल्स आ गया, थर्ड लॉ आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब बेटा सारे का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन आपका पूरा आ गया कुल मिला के। यहीं पे आप देख सकते हो बेटा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन भी बेटा यहां पे आ गया है। ध्यान से देखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर रोलिंग वाला पार्ट अब हट गया है, ध्यान से उन्हीं को मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। अभी क्या बोला आपने कि सर जब मैंने रोटेशन वाला मोशन चैप्टर देखा, रोटेशन वाले पार्ट में रोलिंग नहीं है, पर यहां पे साफ साफ रोलिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है। रोलिंग फ्रिक्शन बिना रोलिंग के आप कैसे पढ़ लोगे, मुझे यह बता देना। जब तक आप रोलिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ सकते हो तब तक बेटा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आप कैसे पढ़ोगे? तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ सर, रोलिंग तो पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे भी उस बात को मैं क्लियर कर दूंगा, देखो कैसे। जैसे यहां पे बेटा फिर डायनामिक्स आ गया, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एनएलएम में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके एप्लीकेशन आ गए बेटा। हर तरीके से स्ट्रिंग को घुमा रहे हैं, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ लोड, ये सारा 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 पार्ट पूरा इसमें आ जाएगा बेटा। मतलब आपका लॉज ऑफ मोशन में एनएलएम में भी कुछ नहीं बदला है। डब्ल्यूपी की बात करते हैं तो डब्ल्यूपी की स्टार्टिंग जो होती है बेटा वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी यहां पे है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप है, क्योंकि बेटा मोमेंटम इस टॉपिक में आपको दिया गया है, काइनेटिक इधर है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप भी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर आ गई। इसमें भी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटा हो। अगली बात आ जाते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की। स्प्रिंग भी फोर्स भी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे आप देखो बेटा ऊपर आपने क्या पढ़ लिया है, ऊपर सर मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल वाला, और इधर पे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। यहां पे बेटा आपका कोलिजन दे दिया गया है, क्योंकि कोलिजन को कई लोग सेंटर ऑफ मास में कंसीडर करते हैं और कई लोग डब्ल्यूपी में कंसीडर करते हैं। इन लोगों ने जो सिलेबस दिया है वो कोलिजन को डब्ल्यूपी में मान करके हमें दे दिया है। अब बात आते हैं रोटेशनल मोशन की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को यह लग रहा है कि यहां से सर रोलिंग हट चुकी है। उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं पहली बार में। मैं आपका ऐसा नहीं है कि यार बेफालतू में इधर उधर की बात घुमा करके आपका टाइम बढ़ाना है। पहली बात में आपको रोलिंग पढ़नी है, बात खत्म। समझ में आ रहा है? अब उसका जस्टिफिकेशन देता हूं। अगर रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो सबसे पहले बेटा हमारा आ गया सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। बेसिक कॉन्सेप्ट में रोटेशनल मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए, ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास जब रिजिड बॉडी दे दिया तो कैविटी प्रॉब्लम भी आ गई, और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज भी आ गई है। यहां पे फिर मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात किया बेटा, टॉर्क आ गया, एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्वेशन आ गया, एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है सर। अब एंगुलर मोमेंटम के एप्लीकेशन पे अगर ध्यान दो तो वो प्योर रोलिंग वाला केस भी तो आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अपन एंगुलर मोमेंटम से ही सॉल्व करते हैं। अब यहां पे क्या दिया है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मेन सिग्निफिकेंस जो है बेटा वो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर से ही तो है। हाँ सर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन यहां से भी पूछ सकता है। वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन। इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी रोटेशन आ गया। ये वर्ड आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो लाइन यहां पे दी गई है ये बहुत ध्यान देने वाली है। यहां पे जो दिया गया है ये दिया है रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन।
ठीक है, रिजिड बॉडी का रोटेशन समझाना है बेटा, तो रोटेशन में रोलिंग वाला पार्ट भी तो आएगा। और उसके आगे चलो, कंपेयरिंग द लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। कंपेयर का जब कर रहे हो लीनियर और रोटेशन मोशन में बेटा, तो वहां पे v हो गया, वहां पे r ओमेगा हो गया। तो यहां पे मैं पर्सनली सजेस्ट तो यही करूंगा कि भाई आप रोलिंग में टाइम ही कितना लगता है बेटा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादातर टीचर उसको एक लेक्चर में खत्म करवा देते हैं, एक लेक्चर में हो जाता है। एक लेक्चर के चक्कर में क्या आप 4 नंबर का रिस्क लेने के लिए तैयार हो? पहले तो आप ये समझो, ये जानना ज्यादा जरूरी है ना। कोई कहता है कि नहीं यार रोलिंग में छोड़ के, क्योंकि बेटा ये कोई चैप्टर थोड़ी हटाया है। चैप्टर हटाया होता हम बिल्कुल कह देते यार तुम्हारे 7-8 लेक्चर लगने वाले हैं, आप उसको छोड़ दो, रिस्क मत लो। मैं आपको वैलिडेट भी कर रहा हूं कि यार यहां पे उसने रिजिड बॉडी रोटेशन भी बोला है, इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन भी बोला है, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन भी बोला है। तो यार ये कहीं ना कहीं अगर रोलिंग का कोई केस हमसे पूछ लेगा तब हम क्या करेंगे, और जहां पे यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। समझ में आ रहा है? तो बेटा जब आपका सपना यहां पे पहुंचने का है तो बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं। समझ में आ रहा है? एक लेक्चर के चक्कर में मैं क्यों रिस्क लूं अपने 4 नंबर का? तो इस बात को आप ध्यान से पढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता है, क्योंकि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो। मात्र एक लेक्चर का जो बचता है वो आप देख लीजिएगा। मेरा काम यहां पे सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना तो है ही एक पार्ट में, पर समझाना भी तो है कि यार अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो व्हाट विल यू डू। मैं तो करके जाऊंगा यार, एक दिन अगर ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, एक लेक्चर ही तो है ना ज्यादा, दैट्स ओके। आगे देखते हैं, ग्रेविटेशन की बात की जाए बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन इन एक्सेलरेशन, एल्टीट्यूड और डेप्थ। अब एल्टीट्यूड और डेप्थ तो दे ही दिया है, और वेरिएशन में बेटा अब रोटेशन वाला भी मैं लेके चलूंगा। अब देखो यहां पे रोटेशन के बारे में उसने लिखा नहीं है, पर अपन भी तो पढ़ते हैं यार उसके ओमेगा के डिफरेंस के कारण, तो ये मैं मान के चलूंगा। जरा सा टॉपिक है, अब मैं इतने इतने छोटे से टॉपिक स्किप नहीं कर सकता हूं। वाई टू टेक रिस्क जस्ट बिकॉज के यहां पे नहीं है और दे देगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मेल लिखता रहूंगा कि सर आपने जो सिलेबस भेजा था उसमें आपने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन तो लिखा पर रोटेशन नहीं लिखा, इस वजह से मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ पाया। तो 15 मिनट का टॉपिक है, मात्र 15 मिनट का कर लेना, ठीक है। एंड कैपलर्स लॉ आ गया बेटा, पूरा प्लैनेटरी मोशन आ गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब यू की बात कर रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो यहां पे किसकी बात कर रहा है बेटा? वी की बात कर रहा है। ये दोनों चीजें सीखोगे, ग्राफ सीख लेना। एस्केप वेलोसिटी है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजों की वजह से बस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बेटा, करते हुए जाना। अगला कह रहा है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इलास्टिक बिहेवियर आ गया बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स बल्क, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। प्रेशर आ गया बेटा, ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड कूलम्ब, ये बेटा अपन लिक्विड वाले पार्ट में आ गए जिसे अपन फ्लूइड के नाम से जानते हैं। पास्कल लॉ उसकी एप्लीकेशन आ गई, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्लूइड प्रेशर, ठीक है सर। अब यहां पे बेटा विस्कोसिटी आ गई, स्टोक्स लॉ आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो। अब यहां पे इन लोगों ने, अब खुद सोचना, आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लिखा है, खुद देखो। अब बिना फ्लूइड के बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप ये मान लो अधूरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कई सारी चीजें फ्लूइड की आप नहीं समझ सकते हो। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, आप इस बात को समझो, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां पे जैसे आर्किमिडीज नहीं लिखा है तो आर्किमिडीज आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये खुश मत हो जाना, ये जरा जरा से टॉपिक है पर बेटा वो चैप्टर के एसेंस है, आप ये बात समझो। विस्कोसिटी हो गया, स्ट्रोक्स लॉ हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, ठीक है। फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, और उसके एप्लीकेशन आ गए। फिर बेटा इसका सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर, फिर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप, कैपिलरी। फिर आ जाता बेटा हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री वाला पार्ट आ गया, स्टेट आ गया, लेटेंट हीट आ गया, हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।
क्लियर है कि नहीं है? इतना पार्ट भी बेटा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये वाला पूरा किसका आ गया? हीट ट्रांसफर वाला पार्ट आ गया आपका। क्लियर है? ये पूरा करना, कुछ भी इसमें मिसिंग वाला पार्ट नहीं है, इस बात को समझो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगला आ जाता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। यहां पे क्या किया दिया गया? थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस दिया गया है। क्लियर है? अब यहां पे बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है। अब यहां पे आइसोथर्मल दे दिया आपने, एडियाबैटिक दे दी, आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं दी, आइसोबैरिक नहीं दी। अब ऐसा थोड़ी है वो नहीं देगा बेटा। वर्क डन का कोई ग्राफ दे दिया हमें हीट कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहां पे तो दिया है ना कि हीट और वर्क आपको निकालना है, इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है। मान लो आपको कोई रिलेशनशिप दे दिया, वहां पे आपको इस्तेमाल पड़ रहा है बेटा, तो ऐसा थोड़ी है कि ये प्रोसेस पढ़ के नहीं जाओगे कि यार आइसोबैरिक और आइसोकोरिक नहीं लिखा है। बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे कोई चैप्टर नहीं हटा है, यहां पे छोटे मोटे टॉपिक है जो नहीं लिखे हैं, पर उनका को रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक में काम आ जाएगा, जो आप नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम है। समझ में आया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस लिख दी। अब यहां पे कार्नोट इंजन नहीं लिखा है, तो वो भी बेटा आप समझो कि वो दोनों भी किस पे काम करते हैं? इन्हीं प्रिंसिपल पे तो काम करते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल पे। तो आपको ये चीज बेटा समझनी पड़ेगी कि यार इसमें कुछ कम नहीं हुआ है, जो है वही पढ़ के जाना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी की बात करें, जहां पे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैसेस की बात कर रहे हैं बेटा। वर्क डन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, अजम्पशंस बताने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, आरएमएस वेलोसिटी आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जितने भी हैं, एप्लीकेशंस, मीन फ्री पाथ, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सारे लॉ सब कुछ पढ़ने हैं। अब बात करते हैं बेटा ऑसिलेशन एंड वेव की। ऑसिलेशन का बेटा टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया, उसकी इक्वेशंस आ गई, और यहीं पे बेटा रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट सब पूछ दिया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम आ गया, डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। यहां पे फेजर डायग्राम नहीं लिखा है बेटा, फेजर डायग्राम भी आप जरूर करके जाना, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन होती है वो फेजर डायग्राम से बहुत ईजी हो जाती है। यहां पे सेम टाइम पे इनने कंपाउंड पेंडुलम भी नहीं पढ़ा बेटा, बहुत छोटे से टॉपिक है, बहुत काम के टॉपिक हैं, हम इनका इंतजार थोड़ी करेंगे। क्योंकि टाइम पीरियड यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर, टाइम पीरियड यहां पे भी लिखा है। अगर नीचे की बात करूं तो नीचे भी बेटा इन लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पूछी गई है, एनर्जी पूछी गई है। यहां पे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड पूछा गया, तो बेटा कंपाउंड पेंडुलम का भी टाइम पीरियड आपसे पूछ सकते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो आप इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना, इनकी वजह से चीजें छोड़ना नहीं। यहां पे देखो, वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट, प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आ गया, स्टैंडिंग वेव आ गई, यहां पे ऑर्गन पाइप आ गया, फंडामेंटल मोड और हार्मोनिक आ गया, बीट्स आ गया। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट यहां से मिसिंग है। डॉपलर इफेक्ट तकरीबन एक लेक्चर का, एक बच्चा कई बार थोड़ा डर जाता है फ्रीक्वेंसी वगैरह के नाम को सुनकर के, तो वो मिस कर देता है। पर आप मुझे ये बताओ, डॉपलर इफेक्ट का बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बीट में भी तो इस्तेमाल होता है। अब क्या करोगे? मतलब उस एक लेक्चर के चक्कर में बीट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, डॉपलर वाला नहीं आ रहा है, तो बेटा आपको अगर बीट करना है तो डॉपलर तो सीखना ही पड़ेगा, और बीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव के अंदर, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सीखना ही पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है, देखो मैं आपको सजेस्ट ही कर सकता हूं, मैं तो साथ ही साथ में ये भी बताता जा रहा हूं ना कि इसके अंदर कौन से टॉपिक नहीं ऐड है, तो आपको टॉपिक पता चलता जा रहा है, आपको सजेस्ट करता जा रहा हूं, इज जस्ट एन सजेशन। करना ना करना इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बेटा बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स, मल्टीपल चार्जेस आ गया, सुपरपोजिशन आ गया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क आ गया बेटा हमारा, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो सारा है जितना होना चाहिए। अब यहां पे बेटा गॉस लॉ आ गया हमारे पास, उसके एप्लीकेशन आ गए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का आ गया, प्लेट शीट का आ गया, थिन स्फेरिकल शेल का आ गया, उसका पोटेंशियल भी आ गया पूरा का पूरा। पोटेंशियल के कैलकुलेशन सेम बेटा डाइपोल के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस,
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आ गए, 2 पॉइंट के चार्जेस आ गए, सब कुछ है बेटा इसमें। कंडक्टर की बात की जाए जहां पे हम कैपेसिटर वाला बात करते हैं तो बेटा डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर आ गया यहां पे, विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, मतलब यहां पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर भी आ गई। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक, ओम्स लॉ आ गया, वीआई ग्राफ आ गया, नॉन ओमिक, ओमिक कंडक्टर आ गए, पावर आ गया बेटा, रेजिस्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी आ गई, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ गई। ठीक है, ये पूरे आ गए। अब यहां पे बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इन लोगों ने इस बार वो नहीं दिए हैं, कार्बन रजिस्टर यहां पे नहीं लिखे हुए हैं। आपको दिखा यहां पे कहीं? नहीं सर, यहां पे पूरे कहीं इन लोगों ने कहीं पे बात किसकी नहीं करी बेटा, कार्बन रजिस्टर की बात नहीं करी। अब ये है वही छोटे से टॉपिक, अब हम क्या माने कि ये लिखना भूल गए, या ये माने कि ये टॉपिक नहीं है। और है कितनी देर का टॉपिक? मुश्किल से मुश्किल बेटा, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये तो 15 मिनट का है, बस एक टेबल याद करनी होती है। आप कई बच्चों को तो याद होगी, अभी धाड़ से लिख देंगे कार्बन रजिस्टर की टेबल। क्या था, बीबी रॉय याद है? हाँ सर, सबसे पहले अलग सर से ही सुना था और तब से अभी तक याद है। तो कार्बन रजिस्टर बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, उन लोगों ने नहीं लिखा है, मिस है, क्या है, तो आप ये चीज समझना बेटा, 15 मिनट का टॉपिक है, करके चले जाना यार। मैंने वही बताया ना कि अपन को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। अगली बात करते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल कॉम्बिनेशन, क्रिचॉफ लॉ, देयर एप्लीकेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। अब यहां पे क्या नहीं दिया है, ध्यान से सुनना, यहां पे आप पोटेंशियोमीटर नहीं दिया, चाहे तो आप इन एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो। ये साथ ही साथ में जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, सिंपल पेंडुलम का आ गया, मीटर स्केल का आ गया, यंग्स मॉडुलस का आ गया, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड, रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस, और ये तो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो, यहां पे पोटेंशियोमीटर नहीं है, मतलब चलो कम से कम पोटेंशियोमीटर तो कम हुआ। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर पोटेंशियोमीटर तो मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और मीटर ब्रिज का यहां टॉपिक है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आप उस पे ध्यान दो कि यार ये बात तो सही है, मतलब सॉरी, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, मीटर ब्रिज बोल दिया बेटा, पोटेंशियोमीटर नहीं दिया है, पर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो क्या उसके प्रिंसिपल पे लगने वाला एप्लीकेशन नहीं आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। यहां पे फिर से मैं बताऊंगा, इन लोगों ने इसके अंदर बेटा एमीटर और वोल्ट मीटर की भी बात नहीं करी है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन लोगों ने कहीं से कहीं तक इस एमीटर और वोल्ट मीटर की भी बात नहीं करी है, एमीटर स्लैश वोल्ट मीटर, ये वाली बात भी याद रखना। बहुत छोटे से टॉपिक है, करके चले जाओगे तो बढ़िया है। चैप्टर खत्म होता तो हम खुश होते ना। ये 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक हटा करके क्या हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिज्म, बायट एंड शेवर्ट लॉ है बेटा, एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ है, एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग करंट वायर है, सोलेनाइड है, फोर्स है बेटा मूविंग रॉड में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर, यहां पे बेटा मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर दे दिया है, कन्वर्जन यहां पे आ गया बेटा वोल्ट मीटर और एमीटर का। ठीक है, तो इन लोगों ने यहां पे ना ऐड करके यहीं पे दे दिया है आपका वोल्ट मीटर और एमीटर, और है भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है सर, इसके बाद बेटा बात करें तो करंट कैरिंग लूप दे दिया। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दे दिया, बार मैग्नेटिक दे दिया, मैग्नेटिक लाइन दे दी, टॉर्क दे दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दे दिया बेटा, जिसमें वो क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो ये तो पूरा आपको दिया ही है। अब यहां पे बेटा इन लोगों ने कहीं से कहीं तक हिस्टराइसिस लूप के बारे में बात नहीं करी है, पर मैं यही समझता हूं कि जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजेशन की बात होती है तो कर लेना आप हिस्टराइसिस लूप, रिस्क मत लेना, हिस्टराइसिस लूप कर लेना।
ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट है बेटा, समझ लोगे तो इजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी की बात करें तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, ईएमएफ, करंट, लेंज लॉ आ गया, एडी करंट आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, ऑल्टरनेट करंट, पीक, आरएमएस, और यहीं पे बेटा रिएक्टेंस आ गया, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट आ गया, इसका रेजोनेंस भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर एंड एसी, वॉटलेसनेस, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों आ गए, ना ही इसमें कुछ बदला है। अगर ईएमडब्ल्यू की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसवर्स नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, स्पेक्ट्रम आ गए, और बेटा स्पेक्ट्रम के अलग अलग नेचर और इनकी प्रॉपर्टीज आ गई, और एप्लीकेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू आ गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में बेटा रिफ्लेक्शन आ गया, स्फेरिकल मिरर आ गया, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर, लेंस आ गया आपका, लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, टीआईआर आ गया, उसका एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, टीआईआर में पूरा कवर हो गया, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया है, एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ये तीनों अपना यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। वेव की बात करें तो बेटा वेव, हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यूजिंग हाइजेन, इंटरफेरेंस आ गया, डबल स्लिट आ गया, फ्रिंज विड्थ आ गई है, सस्टेन इंटरफेरेंस आ गया, डिफ्रैक्शन आ गया, स्लिट आ गया, विड्थ, पोलराइजेशन, ब्रूस्टर लॉ, प्लेन पोलराइजेशन और पोलराइड्स, ये भी पूरा ही है आपका। डुअल नेचर में बेटा डुअल नेचर, रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्स लॉ, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव, डी ब्रोगली का, ये भी पूरा है। एटम्स में भी कोई चेंज नहीं है, पहले अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड, बोर्ड्स, एनर्जी लेवल, कंपोजिशन, साइज, और जो पूरा बेटा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं वो पूरा है, और इसमें आपका न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों दिया गया है, क्लियर है। और यहां पे हमारे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर है बेटा, डायोड से आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग है, डायोड है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एलईडी भी है, फोटो डायोड भी है, सोलर सेल, जेनर डायोड, और गेट्स आ गए, इसमें भी कुछ नहीं बदला है। ये बेटा एक्सपेरिमेंट है जो ऑलरेडी आपके क्लास में करवा दिए जाते हैं, मेन जो है उसमें आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है, बाकी तो आपको क्लास में करवा ही दिया जाएगा, इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, जो है पुरानी ही है, ठीक है। डायोड हो गया बेटा, रजिस्टर हो गया, जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आप पढ़ाते ही हैं बेटा, रिवर्स ब्रेकडाउन आता है जहां पे याद करो वो नी ग्राफ बनता है, पीएन जंक्शन आ गया बेटा, और ये ट्रैवलिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें करा देते हैं। तो आखिरकार बेटा ये आपका सिलेबस का बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन है जो मैंने टॉपिक वाइज लिया है। उम्मीद करता हूं यहां से कुछ ना कुछ आप सीखोगे, कुछ ना कुछ आप इंप्लीमेंट करोगे। जाते जाते फिर से मैं वन लाइनर यही कहना चाहूंगा बेटा, आपके फिजिक्स के सिलेबस में कुछ नहीं बदला है, ना ही ऐसी साइकोलॉजी अपने दिमाग में आप रखिएगा कि नहीं यार कुछ बहुत बड़ा चेंज है फिजिक्स के अंदर। आप एक नहीं 10 बार ढूंढोगे आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, और अगर हो रहा होता तो अब तक आपके सामने होता, क्लियर है। तो आप यही सोच के करो बेटा कि इस बार जो अब मैं पेपर देने जा रहा हूं तो इस बार आप मेडिकल कॉलेज लेके ही मानूंगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये जिद लेके जा रहा कि भाई ये जिद ही है, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के बिल्कुल रिस्क मत लेना। जाना कहाँ है, मेडिकल कॉलेज, ये भी याद रखना, क्लियर है बच्चों। थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक ज्यादा पढ़ लोगे तो ज्यादा कुछ हार्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले सेशन में। ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, सी या बच्चों।